हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका टीचर शारिक और आप देख रहे हैं 3D एनिमेशन सीरीज़ का लेक्चर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूज़र इंटरफेस क्या होता है और इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था 3D सॉफ्टवेयर के अंदर हम नेविगेशन किस तरह करते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा बेस करता है कि हम अपना 3D ऑब्जेक्ट 3D मैक्स के अंदर किस तरह से क्रिएट करेंगे। सो विदाउट एनी डिले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो इस वक्त जैसे आप देख सकते हैं कि मैं 3D मैक्स की स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैंने अपना पर्सपेक्टिव जो है व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज़ कर लिया है। सो इससे पहले कि मैं अपना नया 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, मैं चाहता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करूं ताकि इन फ्यूचर कभी भी जब आप 3D स्पेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें तो आपको उसके फंडामेंटल्स पता हों। सो सबसे पहला सवाल आता है कि कंप्यूटर 3D ऑब्जेक्ट को किस तरह से देखता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं रियल लाइफ में किसी ऑब्जेक्ट चेयर, टेबल या कार या बिल्डिंग को देखता हूँ तो उसे मैं एक एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूँ, लेकिन कंप्यूटर इन सब चीज़ों को एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं करता, बल्कि वो इसे स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स की फॉर्म में देखता है। अब ये स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डॉट बना रहा हूँ यहाँ पे। तो 3D मैक्स की टर्मिनोलॉजी में इस डॉट को हम वर्टेक्स कहते हैं और इसके साथ मैं एक और डॉट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो अब इन दोनों का मैं नाम रख देता हूँ A और B। अब इसके बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि इन दोनों डॉट्स को आपस में कनेक्ट करेगी। तो जो भी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करने वाली लाइन होती है हम उसे कहते हैं एज। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ H1। इसी तरह से दो वर्टेक्स और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ C और D। अब A से लेके C तक जो एक लाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं और इसका नाम हम रख देते हैं H2। इसी तरह से C से लेके D तक मैं क्रिएट कर रहा हूँ लाइन, जिसको हम नाम रखते हैं H3। और इसी तरह से D से लेके वापस B तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम हम रखेंगे H4। सो अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये चारों लाइन आपस में कनेक्ट होने के बाद एक क्लोज सरफेस बना रही हैं। सो अब ये क्लोज सरफेस क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एक और इमेज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। हम यहाँ पे 4 वर्टेक्स दोबारा ले रहे हैं, इस बार इनका नाम रखते हैं 1, 2, 3, 4। सो अब आप देखो कि मैं यहाँ से 1 से लेके 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ H1। 1 से लेके 3 तक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ H2। और इसी तरह से 3 से लेके 4 तक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ H3। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हम इसको क्लोज सरफेस बोल सकते हैं? नहीं। उसका रीज़न ये है कि क्लोज सरफेस क्यों नहीं है, क्योंकि 4 से लेके 2 तक हमारे पास कोई लाइन आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब हम वापस आते हैं अपनी प्रीवियस ड्राइंग पर। तो आपने नोटिस किया होगा कि इस वाली ड्राइंग में हमारे पास सारे जो जितने भी साइड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो हमारे पास जब 3D स्पेस में सारे वर्टेक्स आपस में कनेक्ट होकर कोई क्लोज शेप या क्लोज सरफेस बनाते हैं तो हम 3D की टर्मिनोलॉजी में उसे पॉलीगॉन कहते हैं। तो आई होप कि आपको अब क्लियर हुआ होगा कि पॉलीगॉन किस तरह बनता है। तो अब सोचिए कि जब एक सरफेस मिलके पॉलीगॉन बना सकता है तो अगर हम बहुत सारे पॉलीगॉन यूज़ करें तो उससे हम क्या क्या बना सकते हैं। डेफिनेटली हम उससे चेयर बना सकते हैं, हम उससे टेबल बना सकते हैं, उससे हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, इनफैक्ट हम बड़े बड़े सीन्स भी उसी से बना सकते हैं। तो ये था वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में 3D स्पेस के अंदर काम करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी 3D ऑब्जेक्ट वर्टेक्स, एज और पॉलीगॉन से मिलके बनता है। और इसके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजीज और भी आप सुनेंगे जो हम लेटर ऑन सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, जैसे कि बॉर्डर और एलिमेंट आप सुनेंगे। तो ये अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ओवरव्यू आ जाए। तो बॉर्डर हमारे पास होता है ओपन एज एरिया, यानी कि वो एरिया जो ओपन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम उसे बॉर्डर कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट के अंदर आपस में कनेक्टेड ज्योमेट्री के ग्रुप को हम एलिमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आने वाले लेक्चर्स में, तो आप परेशान नहीं हो, एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम थ्योरी के बाद चलते हैं फॉरन प्रैक्टिकल की तरफ, ताकि आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ आ जाए। तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि मैं अपनी 3D मैक्स की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना ये वाला पर्सपेक्टिव व्यू मोड जो है मैक्सिमाइज़ करूँगा Alt W प्रेस करके, तो ये मेरे पास मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 3D मैक्स में अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए हमें कमांड पैनल यूज़ करना होता है, जिसके लिए हम यहाँ कमांड पैनल पे जाएंगे। तो हमारे पास देखो सबसे पहला टैब है क्रिएट के नाम से। इस टैब पे आने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उससे नीचे रिलेटेड जितनी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं 3D मैक्स में, उन सबके टैब्स यहाँ पे आपको शो होंगे। तो क्योंकि अभी हम ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सबसे पहला टैब अपना ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ज्योमेट्री सेलेक्ट करोगे तो आप देखना नीचे आपके पास यहाँ पे कुछ बेसिक शेप्स होंगे जो कि ऑलरेडी आपको 3D मैक्स प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन है,
स्फीयर है, जियोस्फीयर है, सिलेंडर है, ट्यूब है, टॉरस है, पिरामिड, टीपॉट एंड प्लेन एंड टेक्स्ट प्लस। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे टाइफ्लो देख रहे होगे, टाइफ्लो आपके पास शो नहीं हो रहा होगा, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि टाइफ्लो बेसिकली थर्ड पार्टी प्लगइन है जो कि मैंने अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है। तो लेटर ऑन सीरीज़ में जब हम टाइफ्लो डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको उस वक्त बता दूंगा कि इसको इंस्टॉल किस तरह किया जाता है। तो अभी के लिए आप ये देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, अपना बॉक्स लेते हैं। सबसे पहले बॉक्स लेने पे जैसे ही मैं इसको देखो क्लिक करूँगा ये ब्लू हो जाएगा, इसका मतलब ये सिलेक्टेड है इस वक्त। तो मैं अपने पास ग्रिड पे आऊँगा, ग्रिड पे आने के बाद कहीं भी मैं अपने एम्प्टी एरिया में क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि वो बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपने क्लिक छोड़ना नहीं है। आप यहाँ नीचे आएंगे, माउस को ड्रैग करेंगे, लेंथ और विड्थ आपकी देखें डिफाइन होना शुरू हो गई। तो जहाँ पे आपको लगे कि ठीक है, आप वहाँ पे लाके इसको रोक सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक है, अब मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा माउस की क्लिक को। अब मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना, अपने माउस को सिर्फ अपवर्ड की तरफ ड्रैग करना है। तो देखो इसकी हाइट बनना शुरू हो जाएगी, और जहाँ पे लगे मुझे कि इसकी हाइट ठीक है, मैं एक बार लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो मेरी हाइट वहाँ पे फिक्स हो जाएगी। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे आपको मैं पहले ही भी बता चुका हूँ, देखो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यानी कि अगर मैं गलती से दोबारा यहाँ क्लिक करूँगा तो एक नया बॉक्स बन जाएगा। तो यानी कि जितनी बार मैं क्लिक करता जाऊँगा एक नया बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करता रहेगा। तो हमेशा जब भी आप बॉक्स बनाओ या कोई भी शेप बनाओ तो उसको बनाने के बाद हमेशा व्यू पोर्ट पे एक बार राइट क्लिक करेंगे ताकि हम उस कमांड से बाहर आ जाएँ, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा बन गया इसको मैं कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट दबा रहा हूँ ताकि डिलीट हो जाए। तो ये इस तरह से हमने अपना पहला बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे अलग अलग शेप्स हैं, इसको ट्राई करके देख सकते हैं। कौन हम बना सकते हैं, कौन जो है हमारा बेस रेडियस, हाइट, उसके बाद टॉप रेडियस, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह स्फीयर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब इसकी प्रैक्टिस करें तो आप ये सारे शेप्स ड्रॉ करके देखें अपने पास 1 बाय 1, ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह ड्रॉ होता है। और इसको ईजी है ड्रॉ करना बहुत। जैसे सिलेंडर है तो इसका आप पहले रेडियस डिफाइन करेंगे, फिर इसकी हाइट डिफाइन करेंगे और क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे तो आप ऑपरेशन से बाहर आ जाएंगे। फिर इसी तरह हमारे पास देखो ट्यूब है। ट्यूब क्या होगा कि हॉलो स्पेस होगा सेंटर में। फिर हमारे पास यहाँ पे टॉरस है तो ये डोनट का शेप है। इसी तरह से पिरामिड है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास टीपॉट है। टीपॉट बेसिकली क्या होता है, टीपॉट जो है बहुत सारे जितने भी 3D सॉफ्टवेयर हैं उन सब के अपने अपने कोई ना कोई सिग्नेचर मॉडल होते हैं। जैसे अगर आप ब्लेंडर यूज़र होगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो सिग्नेचर मॉडल है उनका वो मंकी फेस है। इसी तरह से 3D मैक्स का जो सिग्नेचर मॉडल है वो टीपॉट है। तो यानी कि आपको जो टीपॉट का मॉडल है वो तकरीबन हर 3D मैक्स के वर्जन में अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ टीपॉट पे क्लिक करते हैं, इसको मैं यहाँ क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो देखो यहाँ इसने टीपॉट बना दिया है। फिर इसी तरह से मैं यहाँ आ जाता हूँ प्लेन। प्लेन अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था तो ये वही चीज़ है, इसमें कोई हाइट नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ प्लेन सरफेस होती है। फिर इसी तरह से टेक्स्ट प्लस है। टेक्स्ट प्लस क्या करता है कि आप इस पर क्लिक करोगे तो पैरामीटर्स में आप जाके जो भी यहाँ लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ क्लास 3, तो क्लास 3 लिखने के बाद मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे क्लास 3 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और टाइफ्लो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें, इन सब चीज़ों को देखें कि किस तरह से ड्रॉ होता है और हम इसको किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें ताकि आप एक बार इसका यूज टू हो जाएं, तो फिर हम इसको थोड़ा आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसके पैरामीटर्स किस तरह हैं और बाकी चीज़ें किस तरह काम करती हैं। अब थोड़ा सा हम इसकी तरफ मूव करते हैं कि हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हम किस तरह से मूव कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको पूरे को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। और मैं यहाँ रीसेट पोजीशन पे आ गया हूँ Z प्रेस करके। अब हम हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे पहला और देखेंगे कि वो किस तरह से रोटेट या स्केल या मूव होता है। तो अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ कमांड पैनल पे जाके बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। उसकी हाइट डिफाइन करके क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो देखो अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं मूव करूँ। तो मूव करने के लिए हमारे पास यहाँ टूल बार में देखो मूव की कमांड है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 3D स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव, स्केल और रोटेट करने के लिए पिवट पॉइंट होता है। अब पिवट पॉइंट क्या करता है आइए इसको समझते हैं। तो देखो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मूव की बटन कमांड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक पिवट शो होता है। तो ये जो आप 3 लाइन्स देख रहे हो इसको हम पिवट कहते हैं। इसमें X रिप्रेजेंट करता है रेड कलर से, Y रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर से और Z एक्सिस रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर से। तो यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को मुझे X एक्सिस में मूव करना है तो मैं जैसे ही X एक्सिस पे लाऊंगा तो देखो क्या हो रहा है, वो येलो हो जाता है। इसका मतलब मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं अगर क्लिक दबा के मूव करूँगा तो ये मेरा ऑब्जेक्ट
लेफ़्ट और राइट पे सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूव करेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे मूव करे तो मैं यहाँ से वाई पे जाऊँगा, वाई पे क्लिक करूँगा और वाई पे जाएगा तो मैं वाई पे मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ जी एक्सिस पे मूव हो तो मैं यहाँ से जी पे क्लिक करूँगा और जी एक्सिस पे मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और इसमें साथ साथ एक चीज़ और भी है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट जी एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस पे मूव करे तो देखो जी और एक्स के बीच में एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे लाऊंगा ये येलो हो जाएगा। इसका मतलब दोनों एक्सिस मेरे पास इस वक्त सिलेक्टेड हैं, यानी कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके इसको मूव करता हूँ तो ये एक्स पे भी मूव होगा और जी पे भी मूव होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखो मेरे पास जेड एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इसके बीच में एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से मूव करूँगा तो मेरा वाई एक्सिस पे भी जाएगा और जेड एक्सिस पे भी जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ एक्स और वाई पे मूव करे, जेड पे ना मूव करे, तो देखो एक्स और वाई के बीच में भी एक स्क्वायर दिया हुआ है और मैं इसको जैसे ही क्लिक करके मूव करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा लेकिन जी एक्सिस में मूव नहीं करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो एक चीज़ और है कि आपके पास देखो यहाँ स्मॉल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये बेसिकली आपका ओरिजिन पॉइंट होता है। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ के मूव किया तो ये फ्रीली किसी भी डायमेंशन में मूव करेगा, जिस वक्त आपका जो पर्सपेक्टिव होगा उस पर्सपेक्टिव पे, यानी कि किसी एक्सिस को फॉलो नहीं करेगा। जहाँ भी आप इसको मूव करना चाहेंगे वहाँ पे मूव कर जाएगा। तो ये आपका पिवट है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एक्सिस पे करना हो तो आप सिंगल एक्सिस को पकड़ते हैं, अगर आपको किसी दो एक्सिस पे पकड़ के मूव करना हो तो आप दो एक्सिस पे पकड़ते हैं, और इसी तरह से अगर आपको तीनों एक्सिस एक साथ मूव करना हो तो फिर आप यहाँ पे सेंटर जो बॉक्स बना हुआ है ओरिजिन पॉइंट, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये था आपका मूव टूल। इसी तरह से आपके पास यहाँ देखो सेकंड हमारे पास रोटेट टूल है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा पिवट अब चेंज होकर सर्कल में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि जो कलर्स होते हैं वो आपके एक्सिस डिफाइन कर रहे होते हैं। रेड वाला एक्स, ग्रीन वाला वाई और ब्लू वाला जो आपका है वो जेड एक्सिस डिफाइन करता है। तो इसमें से अगर आपको किसी एक एक्सिस पे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, जैसे मैं इसको जी एक्सिस पे रोटेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ब्लू वाला अपना पकड़ के इसको देखो मूव कर सकता हूँ, तो ऑब्जेक्ट मेरा रोटेट करेगा। इसका आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो है जब इस पर कर्सर लाएँ तो ये येलो होना चाहिए, वरना अगर आपने येलो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट को जिस तरह से मूव करेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का बस ख्याल रखना है कि जब आप इस पर कर्सर लाएँ तो ये येलो हो जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से मैं अगर इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं वाई एक्सिस पे रोटेट कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ एक्स एक्सिस पे रोटेट करना तो मैं एक्स पे भी इसको रोटेट कर सकता हूँ। इस तरह से हम मूव करते हैं और इसके रोटेट करते हैं। अब थोड़ा सा स्केल के बारे में देख लेते हैं। तो स्केल के अंदर जो है हमारे पास, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे देखो मेरा पिवट यहाँ चेंज हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें भी एक्स, वाई और जी एक्सिस हैं। तो अगर मैं वाई पे इसको स्केल करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ वाई पे लाऊंगा कर्सर, देखो वाई मेरा येलो हो गया, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वाई पे स्केल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक्स पे करना चाहता हूँ तो मैं एक्स पे कर्सर लाऊंगा, एक्स मेरा स्केल होगा। और इसी तरह से अगर मैं जी पे करना चाहता हूँ तो जी पे भी कर सकता हूँ मैं, सिर्फ इंडिविजुअल। अब इसमें अगर उसी तरह से जिस तरह मूव टूल में करते थे कि मैं अगर जी एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे इसको स्केल करना चाहता हूँ तो मैं ये सेंटर वाला पार्ट पकड़ूंगा, और आप देखो दोनों डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट स्केल होगा। इसी तरह से जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस पे करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको चेंज करूँगा। इसी तरह से अगर मैं सिर्फ एक्स और वाई को पकड़ के स्केल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी हाइट ना बढ़े, सिर्फ इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ जाए, तो एक्स और वाई के सेंटर में जाऊँगा और मैं इसको यहाँ से स्केल करूँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि यूनिफॉर्मली स्केल हो, यानी कि इसका रेशो जो भी है सिर्फ बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, तो मैं यहाँ सेंटर पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो देखो सारे एक्सिस इस वक्त सिलेक्टेड हैं। इसको हम क्लिक करके प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और इसकी कमांड शॉर्ट की है W फॉर मूव टूल, E फॉर रोटेट टूल और R फॉर स्केल टूल। तो ये शॉर्ट कमांड आप याद कर लेना, जब आप काम करोगे तेज़ वर्क फ्लो पे तो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप जो है इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें अपने पास। आप डिफरेंट बॉक्सेस बनाएं, डिफरेंट शेप्स बनाएं और यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग तरह की चीज़ें बनाएं, और फिर इसको आप यहाँ पे मूव की कमांड लेके इसको मूव करके देखें कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह से आप 3D मैक्स के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और मूव करते हैं, रोटेट करते हैं और स्केल करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको जो है काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी कि 3D ऑब्जेक्ट किस तरह से डेवलप होता है 3D सीन के अंदर, और अब आपको ये भी पता है कि वर्टेक्स, एजेस और पॉलीगॉन क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि हम इसको 3D मैक्स के अंदर किस तरह से देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आप जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और स्केल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।